अब यहाँ हम देखेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़। एरावत भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। तो नाम याद रखना है एरावत कंप्यूटर का। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नेटवर्क स्टोरेज एंड एनालिसिस का आयोजन हुआ कहाँ? अमेरिका के कोलोराडो में। और इस दौरान 14 नवंबर 2023 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची जारी की गई है। टॉप रैंक मिली है अमेरिका के सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर को। टॉप पर रहा अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। ये क्या है? एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर है। और यह सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित है ये इतना याद नहीं रखना, आपको याद रखना अमेरिका का सुपर कंप्यूटर टॉप विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। फिर वहीं भारत की बात कर, ये टॉप 5 सुपर कंप्यूटर हैं। फ्रंटियर, ऑरोरा, ईगल, ये तीनों किस देश के हैं? तीनों ही अमेरिका के हैं। उसके बाद फुकाकू ये 4th पर रहा है एंड लूमी ये फिनलैंड का 5th पर रहा है। भारत के 4 सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 में जगह मिली है, जिसमें एरावत PSI कहाँ पर स्थित है? सीडैक पुणे में भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। इसको 90वीं रैंक मिली है। कितनी रैंक? 90वीं रैंक मिली है, 90वीं रैंक। एरावत PSI सुपर कंप्यूटर क्या है? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट क्षमता से लैस है और किस पर वर्क करता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। एरावत का नाम याद रखना, ठीक है। इसके अलावा और सुपर कंप्यूटर, ये भारत के टॉप सुपर कंप्यूटर हैं। तो किसके लिए यहाँ पर और बात करें परम सिद्धि AI की, तो परम सिद्धि भी ये पुणे में ही स्थापित है। इसको 163वां स्थान मिला है। एंड प्रत्यूष जो नोएडा में है, इसको क्या है? सॉरी, ये भी कहाँ है? आईडेक पुणे में, ये पुणे में ही स्थित है। IITM पुणे में। प्रत्यूष इसको 201वीं रैंक मिली है। एंड मिहिर ये है कहाँ पर? नोएडा में। तो मिहिर को मिला है कितना? 354वां स्थान। तो ये कुछ टॉप सुपर कंप्यूटर हैं भारत के। राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन प्रमुख सुपर कंप्यूटर, ये कुछ लिस्ट दी गई है कहाँ स्थापित है। जैसे परम कामरूप IIT गुवाहाटी में, परम अंत ये IIT गांधीनगर में, परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली, परम प्रवेगा IIC बेंगलुरु, परम गंगा IIT रुड़की, परम शिवाय IIT BHU, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम ब्रह्मा IISER पुणे, परम युक्ति JNCSR बेंगलुरु, परम संगणक IIT कानपुर, परम सिद्धि सीडैक पुणे। काफी अच्छी जगह है ये सीडैक पुणे। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण हुआ। तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया। नाम दिया गया इसे वूज। अब कितने क्या क्या जोड़ी है, कैसे जुड़ी है, ये इतना सब मत देखना, क्योंकि विदेश की है। प्रथम हाई स्पीड एशिया की, दक्षिण पूर्वी एशिया की, जोको विडोडो ने इसका अनावरण किया, नाम रखा वूज। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भारत का पहला स्वदेशी क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर, ये कहां पर? गुजरात के काकरापार में। गुजरात के काकरापार में, नाम याद रखना है, गुजरात के काकरापार में। और ये 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3, ये क्या है? भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत 6G अलायंस, ये दूरसंचार विभाग केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भारत 6G अलायंस के गठन की डिक्लेरेशन की है। B6GA, ये भारत 6G अलायंस, ये एक सहयोगी मंच है जिसमें क्या है? सार्वजनिक और निजी कंपनियां या रिसर्च इंस्टीट्यूट या मानक विकास संगठन, ये सब शामिल है। और अगली पीढ़ी को ये वायरलेस
टेक्नोलॉजी से क्या है, इसमें नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये B6GA का गठन किया गया है। वायरलेस टेक्नोलॉजी से इसके क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। 6G पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का गठन किया गया एंड TIG 6G द्वारा पुनः 6 कार्यबल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। TIG 6G द्वारा एक भारत 6G विजन 6G डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर ये TIG 6G भी याद रखना है और ये जो ऊपर 6G अलायंस है भारत का B6G अलायंस, ये भी नाम याद रखना है। भारत को वर्ष 2030 तक 6G प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास एवं तैनाती में अग्रणी बनाना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो 6PD को बेतार मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराना, लिप्त मतलब बेतार के टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो इसको नाम दिया गया है क्या, IMT 2030। IMT 2030 आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि IMT 2030 क्या है, तो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने इसको नाम दिया है छठी पीढ़ी को, जो बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी या 6G प्रौद्योगिकी का नाम दिया है IMT 2030। सागर संपर्क नामक एक प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह भारतीय समुद्री क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पर डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये क्या है, सागर संपर्क एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। और किस पर आधारित है ये हमने बता दिया। तो DGNSS है, डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट, एक स्थल आधारित संवर्धन प्रणाली है जो GNSS पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की त्रुटियों में सुधार करती है और इसे अच्छी स्थिति में ले जाती है, सटीक और अच्छी स्थिति में ले जाती है। तो IMO इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, SOLAS सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी एंड ILA इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइट हाउस अथॉरिटी के अंतर्गत दायित्वों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क ये तेलंगाना के द्वारा चलाया गया और देश का पहला राज्य बन गया है जो क्या है, रोबोटिक, जिसने फ्रेमवर्क की डिक्लेरेशन की है। कहाँ ये स्थापित किया जाएगा, रोबो पार्क में इसकी स्थापना की जाएगी। विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक, ये नई दिल्ली में नैनो DAP तरल उर्वरक का लोकार्पण गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। और ये क्या है, विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक है। इस उर्वरक का अनावरण उर्वरकों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो तरल नैनो यूरिया के पश्चात किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक पेश किया है। इफ्को नैनो DAP तरल उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO के अंतर्गत अधिसूचित है। इससे किसानों को हेल्प मिलेगी, पारंपरिक DAP से सस्ता है। नैनो DAP तरल नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का एक समृद्ध स्रोत है जिससे उनकी फसल भी फिर अच्छी होगी। इफ्को ने नैनो DAP उर्वरक के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल और कांडला में क्या उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के पारादीप में भी ऐसी सुविधा स्थापित की गई है जहां पर ये नैनो DAP तैयार किया जा सके। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसको टेक्नोसिटी परिसर में इसको स्थापित किया जा रहा है, इस पार्क को। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। अब ये 2023-24 से 2030-31 तक इसकी अवधि रखी गई है। ग्रेटर कर्णावती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहां प्रस्तावित है, यह भी ध्यान रखना। ये
गुजरात में प्रस्तावित है। यूरेनियम 241, यूरेनियम का नया समस्थानिक, ये क्या है यूरेनियम, जापान में क्या है भौतिकविदों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक मतलब आइसोटोप की खोज की है। अब ये क्या आइसोटोप पहले अज्ञात था। परमाणु क्रमांक इसका 92, द्रव्यमास क्या है, मास नंबर 241। इसको नाम क्या दिया गया, यूरेनियम 241। आपसे पूछा जाएगा यूरेनियम 241 कहाँ मिला, जापान, नाम याद रखना, जापान में। ये क्या हाई एनर्जी एक्सेलरेटर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अनुसंधानकर्ता द्वारा इसकी खोज की गई है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 92 है और न्यूट्रॉनों की 149 है। पहला ऐसा अवसर है जब किसी उसमें मिनरल में न्यूट्रॉन रिच यूरेनियम आइसोटोप की खोज की गई है और ये दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है। इससे पहले क्या यूरेनियम 238 क्या है, यूरेनियम का सबसे भारी समस्थानिक है, यूरेनियम 238। अब ये कौन सा, यूरेनियम 241। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये कहां पर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की क्या है उद्घाटन किया है। और कहां पर किया है, ये जगह याद रखना, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहा, आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, स्विट्जरलैंड में वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। इसमें क्या है 131 शहरों के 131 देशों के 7,323 शहरों के PM 2.5 आंकड़ों पर आधारित है। अब इसमें क्या टॉप 3 देश चाड, इराक और पाकिस्तान है और इसमें तीनों देश विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं। ये जो नाम लिए गए हैं, चाड, इराक और पाकिस्तान। भारत इस सूची में 8वें स्थान पर है। भारत इस सूची में कितने स्थान पर है, 8वें स्थान पर है। अनजामेना जो कि चाड की राजधानी है, चाड की राजधानी है अनजामेना, इसको विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताया गया है और दिल्ली को सेकंड पोल्यूटेड यहां पर बताया गया है। ठीक है, विश्व की सबसे दूसरी प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली से ज्यादा अनजामेना है, चाड की कैपिटल। तो शहरों में अगर देखा जाए तो सबसे प्रदूषित लाहौर है और दूसरा भारत राजस्थान का भिवानी है। राजस्थान का भिवानी दूसरे नंबर पर है किसमें, पोल्यूटेड में। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर ये कहां, झारखंड में। नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल प्लांट में देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर का शुभारंभ किया गया। जगह याद रखना है, झारखंड, राज्य क्या है, झारखंड है। इसे NTPC द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, ये याद रखना है। ये किन किन को आपूर्ति करेगा बिजली की, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को। बैंडिकूट, ये बैंडिकूट केरल सरकार ने क्या विश्व के पहले मैला ढोने वाले रोबोट का अनावरण किया, वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक स्क्वेंजर, किसके द्वारा, केरल सरकार के, नाम दिया गया इसको बैंडिकूट। तो देश का पहला राज्य बन गया केरल, जो क्या है यहाँ पर जो मेन होल है उनकी सफाई तो रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। जम्मू और कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज की गई, कहां पर, रियासी जिले में। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में ये मिले हैं। कितने टन मिले, 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित संसाधित हैं यहाँ पर। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र, ये फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है। 8वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया 3 से 7 जनवरी तक।
विषय रहा इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। अध्यक्षता की डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने। डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट गुजरात के सूरत में इसकी शुरुआत की गई। एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का ये संयुक्त प्रयास है। ये दो याद रखने टारगेट भारत के 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट, 2070 तक नेट जीरो। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया गया। इसमें नैनो यूरिया तरल में 4% क्या है, नैनो स्केल नाइट्रोजन कण होते हैं। तो जगह बस याद रखना आंवला और फूलपुर में। यहाँ देखेंगे हम मेडिकल से संबंधित कुछ गतिविधियां, जैसे वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2023, ये ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023। इसमें कितने 192 देश का आंकड़ा लिया गया है। और इसमें कारण क्या है, देखिए कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में जो संक्रामक से मृत्यु हुई है वो टीबी दूसरा स्थान है। टीबी मतलब दूसरा कारण है जिससे सबसे ज्यादा डेथ हुई है। भारत में सबसे ज्यादा मामले पाए गए हैं 27%, पूरे विश्व का 27% क्या है, भारत में ही इसके मामले हैं। तो टॉप पर कौन है, भारत है। भारत में 27% आंकड़े पाए जाते हैं। 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। टारगेट रखा है 2025 तक टीबी उन्मूलन का। भारत ने कब तक रखा है टारगेट, इस 2025 तक। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत निश्चय मित्र पहल के माध्यम से टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है, जिससे उनकी देखभाल और इलाज में सहायता हो सके। निक्षय का मतलब क्या, नी का मतलब है एंड और क्षय का मतलब है टीबी, मतलब टीबी को एंड करना। तो निक्षय भी याद रखना है, टीबी से संबंधित है, टीबी को खत्म करने के लिए। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एविएशन इन्फ्लुएंजा से मुक्त है। भारत अब क्या है, अधिक संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू से मुक्त हो गया है। ये कब डिक्लेरेशन हुई, विश्व अंडा दिवस के मौके पर 13 अक्टूबर को हुई। R21 मैट्रिक्स M द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। ये क्या है, वैक्सीन है। WHO ने मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नए टीके के प्रयोग की सिफारिश की है। इसका नाम रखा गया है R21 मैट्रिक्स M। R21 मैट्रिक्स M मलेरिया का यह दूसरा टीका है। इससे पहले कौन सा, RTS-SASO-01, इसको मंजूरी मिल चुकी है WHO के द्वारा। और ये विकसित किसके द्वारा किया गया है, R21 मैट्रिक्स M टीके को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का नवीकरण किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या है, चार्टर ऑन पेशेंट सेफ्टी राइट्स, ये जारी किया गया है। ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान 2021 से 2030 को यहाँ पर अंगीकृत किया गया था। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस देख लेते हैं कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। थीम रही एंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो ये ध्यान रखना है, WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण किया गया है। और ये प्रथम रैंक, ये क्या है, स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा के संदर्भ में सभी रोगियों के मूल अधिकारों को रेखांकित करने वाला यह प्रथम यह रोगी चार्टर अधिकार चार्टर है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 गांधीनगर गुजरात में क्या है, प्रथम WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया। तो जगह याद रखनी है, इसकी थीम क्या रही, टूवर्ड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। यहाँ पर गुजरात डिक्लेरेशन भी हुआ है, जिसमें क्या है, एक्यूपंक्चर, हर्बल औषधि, स्वदेशी पारंपरिक औषधि, होम्योपैथिक पारंपरिक चीनी औषधि, नेचुरोपैथी, चिरोप्रैक्टिस उपचार, ऑस्ट्रोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सारी गतिविधियां इसमें शामिल हैं।
WHO पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र, ये जामनगर गुजरात में WHO GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई, जामनगर गुजरात में। WHO GCTM किसी विकासशील देश में स्थापित किया गया संयुक्त राष्ट्र का पहला और सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, ये नरेंद्र मोदी जी ने MP के शहडोल जिले से इस मिशन का शुभारंभ किया है। तो केंद्र बजट 2023-24 में क्या है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन की डिक्लेरेशन की गई है। वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2047 टीबी पूछे तो 2025। तो यहाँ पर हाई फोकस्ड स्टेट 17 हाई फोकस्ड स्टेट के 278 जिलों में यह कार्यान्वित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होगा, नेशनल हेल्थ मिशन का ये हिस्सा होगा। 17 राज्यों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। 17 तो पूछेंगे नहीं, अपना उत्तर प्रदेश है इसमें, तो ये भी ध्यान रखना। सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होता है, रक्त की कमी की वजह से होता है। जो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, और मोस्टली ये फीमेल्स में भी देखा जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल डिजीज अवेयरनेस डे 19 जून को मनाया जाता है। बेलीज मलेरिया मुक्त हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बेलीज कंट्री को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। पिछले 5 वर्षों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला अमेरिकी क्षेत्र का चौथा देश और मध्य एशिया का दूसरा देश बन गया। इससे पहले पराग्वे, अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर मलेरिया मुक्त हो गए हैं। तो मार्च 2023 में WHO ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को भी मलेरिया मुक्त किया था। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 और भारत की क्या स्थिति है। यहाँ पर 2022 में वैश्विक स्तर पर लगभग कितने लोगों की, 6,08,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 2022 के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया मलेरिया कुल मामले में भारत 66% के लिए जिम्मेदार है, अकेला भारत ही। WHO अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क, ये इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क IPSN, तो ये क्या है, पैथोजन जेनोमिक्स की शक्ति के माध्यम से संक्रामक रोगों खतरे से लोगों की रक्षा करना है, और यहाँ जेनेटिक कोड का विश्लेषण किया जाता है। WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस में स्थित है। तो यह वैश्विक नेटवर्क कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों के खतरों का तेजी से पता लगाने और उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी साझा करके मदद करेगा। वन वर्ल्ड टीबी समिट, ये वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ हुआ, उद्घाटन हुआ वाराणसी में, और इसकी थीम रही एनुअल इंडियन टीबी रिपोर्ट 2023 का भी यहाँ विमोचन किया गया। और 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के सहयोग का लाभ उठाने के लिए टीबी मुक्त पंचायत पहल को भी लॉन्च किया गया। यहाँ हम देखते हैं एनवायरमेंट से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट न्यूज है उनके बारे में। पहला, नीलगिरी नहर परियोजना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और तमिलनाडु ने अपने राजकीय पशु नीलगिरी नहर के संरक्षण के लिए नीलगिरी नहर परियोजना चलाई गई। तो सवाल ये बनेगा, तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है, नीलगिरी नहर है, और ये किसी भी राज्य की पहली परियोजना, भारत में इस प्रकार की पहली परियोजना है। 5 वर्षों के लिए इसको अभी स्टार्टिंग में फेज में किया गया, 2022 से 27 की अवधि के लिए लागू किया गया। 7 अक्टूबर को नीलगिरी नहर डे के रूप में मनाया जाएगा। नीलगिरी नहर क्या है, एक खुरदार हुप्ड जानवर है, मतलब, और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की है। ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में विस्तृत है। देश का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। नाम याद रखना, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। इसमें जो नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वीरांगना
वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मर्ज कर दिया है। अब ये टाइगर रिजर्व का रूप ले लिया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये टाइगर रिजर्व है। टोटल एरिया मत याद रखना। तो यहाँ मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, इनके नाम याद रखना है। कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, पन्ना, और अब हो गया है वीरांगना दुर्गावती 7वां मध्य प्रदेश का। नमो 108 क्या है? नमो 108 कमल की नई प्रजाति है, लोटस की नई प्रजाति है। कमल अभियान का भी यहाँ शुभारंभ किया गया। और इसका नाम नमो 108 क्यों है? क्योंकि इसमें 108 पेटल्स है, मतलब पंखुड़ियां हैं। कितनी? 108, इसलिए इसको नमो 108 नाम दिया गया है। इस पुष्प को लखनऊ स्थित CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। और ये वेदर रेजिलिएंट है, मतलब सभी मौसम को झेल सकता है। नमो कमल की नमो 108 प्रजाति मार्च से दिसंबर तक पुष्पित होती है। नमो 108 प्रजाति खोज पहले कहाँ हुई थी? मणिपुर में हुई थी। अब ये लखनऊ की लैब ने बनाया, CSIR निबरी ने। कमल की पहली ऐसी प्रजाति है जिसका पूरी तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है। तो नमो 108 याद रखना, कमल की प्रजाति। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022, तो बाघ डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को टाइगर डे। ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर यहाँ पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के 5th साइकिल के परिणाम जारी किए गए। टाइगर स्टेट्स ऑफ टाइगर को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 नामक पुस्तक में ये संकलित कर रिपोर्ट दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। बाघों की संख्या अनुमानित की गई 3682 और 2018 से काफी बढ़ी है। कार्बेट, उत्तराखंड का कार्बेट बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक 260 है। टॉप राज्य बाघ के मामले में MP टॉप पर है, कर्नाटक सेकंड है, उत्तराखंड थर्ड है। MP, कर्नाटक और उत्तराखंड। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था 9 अप्रैल 2023 को। इसमें 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं, बाघ, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा और जैगवार और चीता। तो ये इसमें 7 बिग कैट हैं। भारत में चीते का पुनर्वास, यहाँ पर पहले चीतों को कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से। 8 चीतों को कहाँ रखा गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान MP में रखा गया था। 1992 में ये क्या है, चीते विलुप्त हो गए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर नामीबिया के बाद फिर कहाँ से लाया गया? अफ्रीका से। 22 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाया गया था। 18 फरवरी 2023 को ये साउथ अफ्रीका से लाया गया। टोटल 20 चीते, 12 साउथ अफ्रीका से, 8 नामीबिया से। तो 20 में से कुछ की डेथ भी हो गई है, यहाँ पर 6 की डेथ हो चुकी है। अभी 14 चीते हमारे यहाँ पर हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल में इसको घोषित कर दिया गया है, महेंद्रगिरी पहाड़ी को। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। और यह तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है किसका? उड़ीसा का। उड़ीसा सरकार ने यहाँ पर महेंद्रगिरी को जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। तो उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल है, याद रखना है। जो ये पहला कौन है यहाँ पर, दूसरा कौन है, ये भी याद रखना। पहला तो क्या है यहाँ पर, उड़ीसा का प्रथम जैव विविधता है मंदसरू कंधमाल, और ये जो अभी घोषित किया है ये द्वितीय जैव विविधता विरासत है, कौन? महेंद्रगिरी। तो याद रखना है ये भी आपको। अगर तमिलनाडु की बात करें तो अरीटापट्टी, ये तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नेल्लूर टैमरिंड ग्रोव जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में इसको घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल की संख्या 1 है और मध्य प्रदेश में 3 है, बिहार में कोई नहीं है।
भारत के 75 रामसर स्थल, यहाँ भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अब भारत में 75 हो गई हैं रामसर साइड। तो ये आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है 14, सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10, उत्तर प्रदेश में है 10। कौन कौन सी, ऊपरी गंगा, हैदरपुर, बखीरा, समसपुर, पार्वती, अर्गा, समान, सूर सरोवर, सांडी, नवाबगंज एंड सरसई नवल, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो टोटल अब 75 हो गई हैं। यहाँ हम डिफेंस से संबंधित कुछ न्यूज देख लेते हैं। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के किसी शहर के नाम पर पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पर रखा गया है, नॉर्थ ईस्टर्न सिटी के नाम पर रखा गया है। ये किस परियोजना में, परियोजना 15B के तहत तीसरा युद्धपोत है। इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमागांव एंड यहाँ आईएनएस इम्फाल को शामिल किया गया है। समर क्या है, समर क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल एस्योर्ड रेटिलिएशन, ये क्या है, एक तरह मिसाइल है, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है समर। तो इस तरह से ही सवाल आएगा कि समर क्या है। सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है पिरला मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कौन सी मिसाइल का, मिसाइल पिरला का, और कहाँ, डीआरडीओ ने कहाँ किया, उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ये मारक क्षमता इसकी देख लेना कितनी है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मारक क्षमता 350 से 500 किलोमीटर है। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, ये कहाँ, लद्दाख में, लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो न्योमा एयरफील्ड के बारे में बात करें, ये तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। इससे पहले लेह और थोइस में 2 एयरबेस पहले से ही हैं जो लड़ाकू विमानों के संचालन में सक्षम है। अब ये तीसरा बन गया न्योमा एयरफील्ड। IL-38C, ये पहले एक बार देख लेते हैं। नेचेफू सुरंग, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, 500 मीटर लंबी सुरंग है, ये भी याद रखना, नेचीफू सुरंग। IL-38C ड्रैगन सेवा मुक्त हो गया है। IL-38C ड्रैगन, ये क्या, P-8I विमान इसका स्थान ग्रहण अब करेगा। P-8I IL-38C ड्रैगन क्या हो गया है, भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त हो गया है। IL-38C ड्रैगन एक समुद्री गश्ती विमान तथा पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान, एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है। एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल, ये फर्स्ट आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये क्या है, भारत ने प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया है। तो ये जो इंद्रजाल को हैदराबाद स्थित निजी क्षेत्र की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है, ये याद रखना। देश में पहली बार ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है, ये भी ध्यान रखना। अस्त्र मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया, पहली बार LCA तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का उड़ान सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। किस विमान से, LCA तेजस से। और किसका, अस्त्र मिसाइल का, मिसाइल का नाम याद रखना है अस्त्र मिसाइल, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर विमान याद रखना LCA तेजस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किस तरह की मिसाइल है ये क्या है, यहाँ पर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। और इस किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, DRDO द्वारा विकसित किया गया। मारक क्षमता इसकी 100 है। प्रबल रिवॉल्वर, ये याद रखना, प्रबल रिवॉल्वर, ये क्या है, लॉन्ग रेंज की रिवॉल्वर है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 50 मीटर तक है। जो नॉर्मल रिवॉल्वर होती हैं बाजार में, उनकी मारक क्षमता कितनी होती है, 20 मीटर तक, लेकिन इसकी प्रबल की कितनी है, प्रबल रिवॉल्वर की 500 मीटर तक है, सॉरी 50 मीटर तक है, 500 नहीं 50 मीटर तक है। और इसका वजन भी कम ही है, 675 ग्राम है। प्रोजेक्ट कुश, ये लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली क्या है,
मिसाइल है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एंड इसको प्रोजेक्ट कुछ नाम दिया गया है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को नाम क्या दिया गया है? प्रोजेक्ट कुछ का नाम दिया गया है। आईएनएस कृपाण ये वियतनाम को सुपुर्द कर दिया है। भारत ने पहली बार किसी मैत्री या मित्र देश को पूर्णतः परिचालित सेवारत युद्धपोत उपहार में दिया है। किसको दिया है? ये भी सवाल आ सकता है। वियतनाम को दिया है, वियतनाम को दिया है। सर्वेक्षण पोत संशोधन, ये चेन्नई स्थित कट्टुपल्ली में सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण किया गया है। अग्नि प्राइम का सफल प्रशिक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, अग्नि पी भी बोल सकते हो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ? उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। एमवी इम्प्रेस क्या है? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है। एमवी इम्प्रेस क्या है? इंटरनेशनल क्रूज वेसल है एमवी इम्प्रेस। इसको हरी झंडी दी गई, चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया। पहला ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्रूज है। बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है। प्रथम उड़ान प्रशिक्षण हुआ है किसका? बीएमडी इंटरसेप्टर का। इसको तैयार किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने। कहां से? उड़ीसा के तट से किया गया है। और यह समुद्र आधारित अंत वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। इसमें क्या है? दो नई मिसाइलें लगी हैं, AD-1 AD-2 लॉन्ग रेंज की है, ये याद रखना है। उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ लॉन्च किया गया है। कहां से? कोलकाता के हुगली नदी से। कोलकाता के हुगली नदी में ये क्या है? पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ, एंड्रोथ नाम याद रखना है। कहां से? कोलकाता में हुगली नदी से। पहले एंटी सबमरीन, ये फर्स्ट क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वारक्राफ्ट का दूसरा पोत है। पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट का नाम क्या था? अर्नाला था, और दूसरे का नाम हो गया एंड्रोथ। पहला अर्नाला, दूसरा एंड्रोथ। ये क्या है? आईएनएस अंजदीप का जलावतरण कटुपल्ली तमिलनाडु में संपन्न हुआ, और आईएनएस अमीनी का भी जलावतरण हुआ। जबकि श्रृंखला में चौथे पोत आईएनएस अमीनी का भी जलावतरण हुआ है। आईएनएस वगीर नौसेना में शामिल, तो आईएनएस वगीर को कहा? नौसेना में शामिल कर लिया है। मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत है? ये प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75 के तहत है। ये प्रोजेक्ट याद रखना 75। टोटल 6 इसमें क्या है? पनडुब्बी हैं। कौन कौन सी हैं वो नाम याद रखना है, एक एक करके इनके सारा नाम याद रखना है। पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी, दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडारी, तृतीय आईएनएस करंज, और यहाँ पर जो 3 हो गई आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज, एंड इसके बाद फिर आपका वेला, वगीर और वागसीरा। वेला कहाँ पर है? वेला यहाँ लिखा नहीं है, तो वेला आप लिख सकते हो। चतुर्थ क्या है? वेला है, ये लिखा। चतुर्थ वेला है, पांचवा वगीर है, और पांचवा ये वगीर है, और सिक्स्थ क्या है? वागसीर है। 6 के 6 याद रखने हैं आपको, ठीक है। यहां से ही सवाल आएगा प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी यहाँ पनडुब्बी हैं? ये 6 हैं। एक बार नाम फिर से रिपीट कर लेना, इनके नाम कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वागसीर है। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। तो ये सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के उद्यमियों की इसमें अहम भूमिका रही। तो स्काई हॉक याद रखना भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। बस सवाल यहां से बनेगा। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, यह हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, इससे पहले क्या है? तेजस था, तेजस्वी है, और अब प्रचंड भी है। तो केंद्र सरकार द्वारा 97 हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों सहित कुल 2.23 लाख रुपए की रक्षा परियोजनाओं के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की गई। तो दोनों हेलीकॉप्टर के नाम याद रखना, तेजस और प्रचंड, दोनों का नाम याद रखना। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है,
और IAF भारतीय वायुसेना में इनको शामिल किया गया। डिजाइन किसके द्वारा किया गया इसका? HAL द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। INS महेंद्रगिरी का जलावतरण हो गया है। पहले तो इसका प्रोजेक्ट याद रखना, प्रोजेक्ट 17A के तहत था और INS महेंद्रगिरी का जलावतरण अरब सागर में संपन्न हुआ। प्रोजेक्ट 17A याद रखना है। तो छठे स्थित युद्धपोत INS विंध्यगिरी का भी जलावतरण यहाँ पर संपन्न हुआ था। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत पर पहली बार रात में MiG-29 के विमान को लैंड कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि की है, तो ये ध्यान रखना है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो ये भी याद रखना है। ये क्या है? INS विक्रांत भारत के सामुदायिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है। ये फैक्चुअल पॉइंट याद रखने हैं। पहला स्वदेशी विमान पोत है। यह प्रमुख युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। वैसे हमने युद्ध अभ्यास कराए हैं, लेकिन एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। एक्स विनबैक्स किसके बीच में होती है? ये होती है भारत और वियतनाम के बीच में। एक्स विनबैक्स सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में कहाँ आयोजित हुई? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुई। ऑस्ट्रा हिंद ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भारत के बीच में होती है। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में। काजिंद किसके बीच में? भारत और कजाकिस्तान के बीच में। एंड बोंगो सागर ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। हरिमऊ शक्ति ये भारत और मलेशिया, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। मालाबार ये बहुराष्ट्रीय है, क्वेड देशों के बीच में होती है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। जिमैक्स भारत और जापान। एक्यूवरीन भारत और मालदीव। एक्यूवरीन से भी सवाल बन सकता है, भारत और मालदीव। अल मोहिद अल हिंदी ये भारत सऊदी अरब। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। अल मोहिद अल हिंदी सऊदी अरब। समुद्र शक्ति भारत। अजय वॉरियर यूके। कोप इंडिया ये अमेरिका के साथ। सिलीनेक्स श्रीलंका के साथ। कोबरा वॉरियर ये क्या है? बहुपक्षीय। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय है। कोंकण ये भारत की नौसेना और ब्रिटेन के बीच में। डेजर्ट फ्लैग ये भी बहुपक्षीय है। कटलस ये भी बहुपक्षीय। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के बीच में। ला पेरोज ये भी बहुपक्षीय है। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। सैन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन, सैन्यू मैत्री और वीर गार्जियन ये जापान के बीच में। ट्रोपैक्स भारतीय नौसेना के बीच में, आपस में ही होती है, भारतीय नौसेना की है ये। भारत उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लीक होती है। और अभ्यास एम्फेक्स ये होती है भारत की जल थल और वायुसेना के बीच में। तो ये कुछ यहाँ पर अभ्यास थे और ये हमने यहाँ पर इनकी लिस्ट देखी।